हेलो स्टूडेंट, देखिएगा हम 10th क्लास में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल बहुपद वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें द्विघात समीकरणों को हल करना किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण होती है यहाँ पर ax² + bx + c, ये समीकरण होती है। अब यदि इसको मैं फलन के रूप में लिखूंगा तो फलन f(x) बराबर कहलाएगी ax² + bx + c। ठीक है, अब x की उच्चतम घात कितनी है? उच्चतम घात है यहाँ पर 2। कितनी है? घात 2 है। तो मूल कितने हुए? अगर है मूल कह लो या शून्यक कह लो, ठीक है, शून्यक होंगे इसमें यहाँ पर, वो भी कितने? 2, क्योंकि जितनी घात होगी उतने ही इसमें कम से कम शून्यक होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब जिसको सरल करना होता है, अब वो हल के बारे में कह रहा है, तो हल के लिए यानी सरल करने के लिए ये अनिवार्य है कि f(x) बराबर 0 माना जाए। क्या माना जाए? 0, क्योंकि उसके बिना यदि हम समीकरण को बराबर 0 में नहीं लिखेंगे ना तो हम इसका सरल नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करना होगा, आप यहाँ लिखोगे ax² + bx + c बराबर 0। इस तरह से आपके पास में ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। इस समीकरण का क्या करना होगा आपको कि हल करना है। अब हल पूछ रहा है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से यहाँ क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले स्टेप 2 बता देता हूँ। स्टेप क्या कहता है? स्टेप है हमारे पास में पहला कि a × c यानी x² गुणांक और अचर पद को गुणा कर लेते हैं। ये प्राप्त हुआ ac। मध्य की संख्या है b। अब इसके दो गुणनखंड बताने हैं। अब एक हो सकता है b में और दूसरा हो सकता है एक हो सकता है e में और दूसरा हो सकता है g में। अब e और g है, दो गुणनखंड हैं, तो इन दोनों गुणनखंडों का योग गुणा e × g भी कितना आना चाहिए? बराबर ac होना चाहिए। यानी इसके हम दो ऐसे खंड करेंगे कि जिनका खंड करने पर गुणा भी ac के बराबर आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक प्रोसेस बताया। अब आप एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अब अगर मेरे पास में जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर 2x² माइनस प्लस का 5x और प्लस का 3, एक तो ये लिखा हुआ है, तथा एक मेरे पास में यही संख्या 2x² माइनस 1x माइनस 3 लिखा हुआ है। अब ये दो समीकरण लिखे हुए हैं, दोनों को मैंने बराबर 0 लिख रखा है। ठीक है, अब ये सरल करना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए, इसकी अगली और पिछली संख्या, इसकी अगली और पिछली संख्या यानी x² गुणांक और अचर पद दोनों समान हैं। तो दोनों समान होने पर क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि a का c से गुणा, यानी 2 × 3। भाई इसके लिए बता रहा हूँ पहले मैं, ठीक है ना। अब इसके लिए समझना, 2 × 3 बराबर कितना हुआ? 6। अब मध्य की संख्या 5 है, 5 के ऐसे दो खंड बताओ कि गुणा करने पर 6 आ जाए। 2 + 3 5 होता है, और 2 को 3 से गुणा करूंगा तो वापस से कितना आ जाएगा? 6, यानी 6 के बराबर ही आ जाएगा। इसी प्रकार उधर वाली संख्या में देखो कि मेरे पास में 2 × -3 है, अगली पिछली, तो मिला के -6 हुआ। बीच की संख्या -1 है, -1 के दो ऐसे खंड करो कि जिनका मान गुणा करने पर -6 आए। तो ठीक है साहब, -3 प्लस का 2, तो -3 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? वही -6 के बराबर। ठीक है, तो हमें यहाँ ये देखना होगा, एक अगर AC का गुणनफल धनात्मक आता है तब तो मध्य की संख्या के दोनों गुणनखंड मध्य की संख्या से छोटे ही होंगे। लेकिन अगर AC का गुणनफल ऋणात्मक आता है तो मध्य की संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक संख्या तो इस मध्य की से बड़ी होगी, या दोनों भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है? दोनों ही बड़ी हैं, 3 और 2, -1 से, मतलब 1 से दोनों ही खंड बड़े हैं, 3 भी बड़ा है और 2 भी बड़ा है, तो कम से कम एक तो बड़ा ही होगा, -1 से 2 बड़ा है, -3 है, -1 से छोटा है। तो यहाँ इन दोनों को गुणा किया, वापस से -6 आ गया। तो इस तरह से गुणनखंड करने होंगे।
अब इस संख्या के खंड आपको बताने 2 और 3, ठीक है। तो आप लिखोगे 2x² प्लस 2x प्लस 3x, ये हो गए ना मध्य के खंड, इस संख्या के ये 2 गुणनखंड हो गए, और पीछे 3 बराबर 0। आगे बात समझ में? इसमें देखो तो 2x² माइनस, अब मैं -3 प्लस 2 लिखा है तो -3x प्लस 2x, और ये -3, क्योंकि x इसलिए लगाया मैंने, खंड तो है ही, वो अचर का खंड था, मतलब ज्ञात राशि का खंड था, अचर राशि इसके साथ में गुणा है तो मैं गुणा उसको भी लिखूंगा। अब यहाँ 2 संख्या और यहाँ 2 संख्या, 4 संख्या हुई, 4 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बना लिया। प्रथम जोड़े में से उभयनिष्ठ क्या आएगा और अंतिम जोड़े में से उभयनिष्ठ क्या आएगा। पहले जोड़े में से x² और x में से x आ गया, 2 और 2 दोनों में से 2x बाहर आ गया, तो यहाँ से तो 1x बचेगा, और यहाँ से पूरी संख्या बाहर है तो क्या बचेगी 1। 3x और 3 में से 3 बाहर आ गया तो x प्लस 1 बराबर 0। अब आप लिखो यहाँ पर x प्लस 1 और 2x प्लस 3 बराबर 0। तो जब x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा -1, ठीक है। और दूसरी बार में कि जब दूसरा गुणनखंड 2x प्लस 3 अगर 0 के बराबर है तो 2x बराबर, सबसे पहले तो 3 पक्षांतर करो, फिर इसके बाद में 2x से x निकालना होता है, तो ये 2 इसके साथ गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, गुणा की संख्या का पक्षांतरण बटे में होता है। तो इस तरह से एक मूल के नाम पर है -1 और दूसरा मूल जो हुआ वो कहलाया -3/2। यहाँ तो क्या आया, उधर क्या हुआ, इन दोनों में से उभयनिष्ठ केवल x हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 2x और -3 बचेगा, इसमें से कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं आ रही तो कम से कम 1 लिख लेंगे। अब आप लिखोगे इसमें x 2x -3, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हुआ 2x -3, शेष क्या बचेगा x प्लस 1। अब जब आपके पास में 2x -3 बराबर 0 है तो 2x बराबर, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर 3, फिर x का मान निकालेंगे तो 3/2, तथा दूसरी बार में x प्लस 1 अगर 0 है तो x बराबर कहलाएगा -1, यानी एक मूल इधर तो अल्फा आया 3/2 और बीटा का मान कितना आ गया -1। तो ये इस तरह से गुणनखंड होते हैं। आया ना आपके समझ में, -1 -3/2, इधर 3/2 और -1। तो ये आपको गुणनखंड निकालने का तरीका कहलाता है। तो यहाँ इस तरह के गुणनखंड होते हैं। एक सवाल और बता देता हूँ कि वो कैसे करना है। इसी प्रकार में, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखिए √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर 0। एक ऐसी संख्या लिखी है जिसमें अंडर भी दे रखा है। अब मुझे ये बताना कि इसमें अगर मैं इससे तुलना कराता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कराएं सपोज करो, तो इसमें a और c का पद कौन है, ये रफ कार्य समझा देता हूँ आपको। a इंटू सी, यानी √2 को 5√2 से गुणा कर लिया, a का मान और c का मान, तो ये कितना होगा, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 5 है ही साथ में, तो 5 दूनी 10। अब मध्य की संख्या क्या थी, b बराबर थी यहाँ पर 7। अब इस 7 के खंड बताओ कि गुणा 10 आ जाए, ठीक है। अब यह धनात्मक आया ये, तो धनात्मक है तो नेचुरल है कि इसके जो 7 के खंड होंगे ना दोनों, वो 7 से छोटे ही होंगे, बड़े नहीं होंगे। बस यहाँ अब 7 के खंड हुए, एक तो 5 प्लस 2 7 होता है, ठीक है। और अगर आपने इसी 5 और 2 को वापस से गुणा कर दिया तो कितना कहलाया 10, जो कि इसके बराबर है, जो कि इसके बराबर है। इस तरह से मैं इस 7x के खंड क्या लिखूंगा, देखना 2x² प्लस 5x या 2x लिख लो, कैसे भी 2 पहले लिख लो, 2 प्लस 5 5 प्लस 2, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, 2 प्लस 5 भी लिख सकते हो, 5 प्लस 2 भी लिख सकते हो। तो 2x और ये 5x और इधर 5√2 बराबर 0। अब प्रथम 2 संख्याएं हैं, यहाँ देखना √2 इंटू एक्स x² के 2 खंड कर दिए, 2 के खंड करता हूँ, देखो √2 इंटू √2 और इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू √2, ये मैंने देखो इसके भी खंड कर दिए,
इसके भी खंड कर दिए और इसको मैंने टुकड़े में लिख दिया। अब प्रथम दो और अंतिम दो संख्याओं का जोड़ा बन गया। पहले जोड़े में से उभयनिष्ठ क्या है, √2x और √2x समान है ना, तो √2x तो बाहर लिख लेना आप। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर x और यहाँ पर √2, ठीक है। इसमें से क्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, केवल 5, तो 5 यहाँ लिख लेना, x प्लस √2 बराबर कितना, 0। इस प्रकार उभयनिष्ठ कौन हुआ, x प्लस √2। शेष क्या बचेगा, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब या तो जो पहला गुणनखंड है ना x प्लस √2, या तो ये 0 है, और या फिर ये सेकंड गुणनखंड जो है वह 0 के बराबर है। दो में से कोई एक है, तभी ये दोनों का गुणा 0 कहलाया। जब ये 0 है तब x बराबर क्या हुआ, माइनस में √2, क्योंकि इसको पक्षांतर करूंगा धनात्मक संख्या को ऋणात्मक हो जाएगी, और इधर से 5 को पक्षांतर करूंगा माइनस का हो जाएगा, फिर x निकालूंगा तो √2 बटे में चला जाएगा। ये इस प्रकार आपका गुणनखंड होता है। तो आया ना आपके समझ में? यदि समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक भी करना, ठीक है ना, आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके जवाब देते हो, जैसे कि आप, अब मैं ये बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज में आपको इसी से संबंधित पहली प्रश्न 3.3 में इसी प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेंगे और करके बताएंगे भी, ठीक है ना। तो आया होगा समझ में आपके, दोनों मूल कैसे निकालें, ठीक है, ओके।